गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन पढ़ रहे थे और हम अपने टॉपिक के लगभग एंड में ही आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of the 5 nuclear weapons power. जो एक ट्रीटी थी जिसको बोलते हैं NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 5 सुपर पावर लेके आए थे। 5 जो NPT ट्रीटी 5 सुपर पावर लेके आए थे और इनका कहना था कि न्यूक्लियर पावर रखने का, न्यूक्लियर हथियार रखने का अधिकार केवल 5 जो पावरफुल कंट्री जो UN के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं के पास रहेगी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर 5 कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, USSR, बाद में रशिया और चाइना, इन कंट्रियों ने कहा कि सुपर पावर जो है न्यूक्लियर पावर यही कंट्री रख सकते हैं और बाकी कंट्रियों को नहीं रखने दिया जाएगा। Thus India opposed the indefinite extensions of the NPT in 1995 and also refused to sign the Comprehensive Test Ban Treaty CTBT। तो ये NPT और CTBT ये ट्रीटी वो ट्रीटी है जो ये 5 सुपर पावर चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर्स केवल इन्हीं के पास रहें और बाकी कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर ना रखें। तो इंडिया ने इन दोनों ही ट्रीटी पर साइन नहीं किया, ये कह के कि ये दोनों ही ट्रीटियाँ जो है भेदभावपूर्ण हैं, जैसे कि कुछ देशों को न्यूक्लियर पावर रखने का अधिकार दिया जा रहा है और बाकी देश नहीं रख पाए। मतलब 5 कंट्रीज तो रख सकते हैं, बाकी कंट्री नहीं रख सकते हैं। तो हमने इस ट्रीटी में साइन नहीं किया क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते इतने बढ़िया नहीं रहे। उसके अलावा चीन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हमें भी पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम भी न्यूक्लियर पावर को रखें। और इंडिया ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिए हैं कि इंडिया न्यूक्लियर पावर पीसफुल पर्पस के लिए रख रहा है, कोई वॉर के लिए नहीं रख रहा है और नो फर्स्ट यूज़ हमारा मोटो रहेगा। India conducted a series of nuclear tests in May 1998, demonstrating its capacity to use nuclear energy for military purpose. इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कर लिया था और 1998 में इंडिया ने दोबारा से अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए राजस्थान के पोखरण इलाके में। और इंडिया ने अपना दुनिया को दिखाया कि इंडिया जो है मिलिट्री पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान soon followed it, thereby increasing the vulnerability of the regions to a nuclear exchange। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पावर्स गेन किया, अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, टेस्ट किए। The international community was extremely critical of the nuclear test in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan। इंडिया पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है और ये दोनों कंट्रियों के बीच में टेंशन्स काफ़ी पुरानी है। इसी वजह से जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान इस एरिया पे गया कि ये 2 कंट्री जिनके भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है तो कहीं ये भविष्य में खतरा ना बन जाए। इससे दोनों इंडिया और पाकिस्तान के में प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए, which were subsequently waived। India's nuclear doctrines of credible minimum nuclear deterrence professes no first use and reiterates India's commitment to global variables and non-discriminatory nuclear disarmament leading to a nuclear weapons free world। इंडिया ने अपना स्टैंड रखा, इंडिया कभी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा और हमने न्यूक्लियर पावर जो है पीसफुल पर्पस के लिए ही बनाए हैं। और अगर ऐसी ट्रीटी होती है कोई फ्यूचर में जो न्यूक्लियर डिसआर्मेंट के लिए या हथियार जो है निशस्त्रीकरण के लिए कोई ऐसी ट्रीटी होती है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो ऐसे ट्रीटी में साइन करने में इंडिया पीछे नहीं रहेगा। शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, as you read in the chapter 6 and also in chapter 9, many non-Congress governments came to power in the period starting 1977। इसके बाद के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 1977 के बाद कांग्रेस का एरा लगभग ख़त्म हो जाता और एक एरा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद
1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और इसके बाद जो है गठबंधन सरकार का दौर आता है। तो 1977 तक कांग्रेस मेजोरिटी थी और कांग्रेस का ही एक वर्चस्व कायम रहा, जो कि 1977 के बाद उतना देखने को नहीं मिला। This was also the time when world politics was changing dramatically. What did it mean for India's external relation? और हम जानते हैं कि 1977 का पीरियड कोल्ड वॉर का पीरियड था, पर 1991 के बाद से है वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जो हम सुपर ब्लॉक्स देखते हैं, दो सुपर पावर देखते हैं, वहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, दुनिया में एक ही सुपर पावर रह जाता है। ऐसे में वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। क्या इंडिया पे भी इसका असर पड़ता है? क्या इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज को कुछ चेंज करता है? The Janata Party government that came to power in 1977 announces that it would follow genuine non-alignment. 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है। इससे पहले 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1975 में 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। 18 महीने तक देश में इमरजेंसी रहती है और इन 18 महीने के पीरियड में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोगों पर बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं और इसे हम अपने इंडिया की डेमोक्रेसी पे काला धब्बा, एक ब्लैक स्पॉट मानते हैं। इसके बाद जो इलेक्शन होते हैं 1977 में, वो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल में किए गए, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अत्याचार की वजह से लोग जो है कांग्रेस को वोट ना करके जनता पार्टी को वोट करते हैं। जनता पार्टी काफ़ी सारी गैर कांग्रेसी पार्टियां और विपक्षी दलों द्वारा मिलाकर बनाई गई एक पार्टी थी, जो कि 1977 इलेक्शन में इसी पार्टी की जीत होती है। 1977 में ये पार्टी जब आती थी, कहते कि जेन्युइन रूप में नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेगी, यानी कि भारत का जो झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा था उसे कम करेगी और एक ट्रूली नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज को अपना के चलेगी। दिस इम्प्लाइड दैट द प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी विल बी करेक्टेड। इससे पहले हमारा शुरू से ही हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में चल रहे थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करके चल रहे थे, पर हमारा बांग्लादेश वार के बाद सोवियत की तरफ झुकाव हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यही इसे करेक्शन करना चाहती थी, जनता पार्टी से वो करेक्शन करना चाहती थी। Since then, all governments, Congress or non-Congress, have taken initiatives for restoring better relations with China and entering into close ties with the US. इसके बाद जनता पार्टी के बाद बाकी कांग्रेस और नॉन कांग्रेस जो भी गवर्नमेंट आई, इन्होंने चाइना के साथ रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश की, इसके साथ साथ यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश की। In Indian politics and in popular mind, India's foreign policy is always very closely linked to the two questions. जब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो ये जरूर क्वेश्चन मार्क होता है कि हमारा पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका को लेकर क्या स्टैंड है, क्या व्यूज है, कैसे रिलेशन रहेंगे हमारे साथ। कभी भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तब ही एक क्वेश्चन मार्क होता है कि नई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या पाकिस्तान को लेकर या यूएस को लेकर हमारे रिलेशन में क्या कुछ चेंजेस होते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, नहीं होता है। वन इज इंडिया स्टैंड्स with Pakistan and the other is Indo-US relations. In the post-1990s period, the ruling parties have often been criticized for their pro-US foreign policy. Foreign policy is always dictated by ideas of national interest. In the period after 1990, Russia, though it continues to be an important friend of India, has lost its global premises. Therefore, India's foreign policy has shifted to the more pro-US strategy. 1990 के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और इसकी वजह से सोवियत संघ टूट जाता है और 15 नए देश उभर के आते हैं। तो स्टार्टिंग में ये जो 15 देश उभर के आते हैं, इसमें से रशिया को यूएसएसआर का सारे दायित्व और जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। तो उस समय रशिया थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहता है। ऐसे में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तरफ शिफ्ट होती है यूएस की तरफ, इंडिया का रिलेशन यूएस की तरफ बढ़ने लगता है। Therefore, India's foreign policy has shifted to more pro-US strategy. Besides, the contemporary international situation is more influenced by economic interest than by military interest. अब नई जो अब सभी देशों में आजकल
फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा बहुत बदलाव आया। पहले जो भी टेंशन होती थी बॉर्डर को टेंशन को लेकर या कोई और इश्यू को लेकर दो देशों के बीच टेंशन होती थी, आज उन्हें कम किया जा रहा है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बॉर्डर टेंशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। मल्टीनेशनल कंपनी एक देश से दूसरे देश में इस्टेब्लिश हो रही हैं। इन सब की वजह से जो वॉर होना, बॉर्डर इश्यू पे टेंशन क्रिएट करके रखना, ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती जा रही हैं। This has also made an impact on India's foreign policy choices. At the same time, Indo-Pakistan relations have witnessed many new developments during this period. While Kashmir continues to be a main issue between the two countries, there have been many efforts to restore normal relations. This means that cultural exchanges, movement of citizens, and economic cooperation would be encouraged by both countries. कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी है और पहले भी था, और ये कश्मीर इश्यू के होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में रिलेशन ठीक करने की कोशिश की जाती है। दोनों देशों के बीच में नॉर्मल रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए कल्चरल एक्सचेंज, हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान, सिटीजन्स आते जाते रहते हैं। उसके अलावा एक व्यापार होता है, दोनों देशों के बीच में बिजनेस होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, और आपदा के टाइम में भी एक दूसरे देशों को मदद करते हैं। Do you know that a train and bus service is operated between two countries? This has been a major achievement of the recent times, but that could not avoid the near war situations from emerging in 1999. Even after the setback of the peace process, efforts at negotiating durable peace have been going on. दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए बस की सेवा, ट्रेन की सेवा का बंदोबस्त किया गया है कि रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा सुधर जाएं, पर इस बस और रेल की सेवा स्टार्ट करने के बावजूद भी 1999 में कारगिल वार हो जाता है दोनों देशों के बीच। तो दोनों देशों के बीच इश्यूज़ आज भी हैं। संबंधों को सुधार करने के लिए कोशिश की जाती है, ट्रेड बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है। दोनों देशों के बीच में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, सिटीजन्स का आना जाना लगा रहता है। और आज लगभग सभी कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इसीलिए फॉरेन पॉलिसी में बदलाव पहले के मुकाबले अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा पीस चाहते हैं, ताकि शांति चाहते हैं, युद्ध कम से कम करना चाहते हैं, अपना ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ाने की तरफ सभी कंट्रीज़ का ध्यान रहता है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।